हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस जींद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं संपूर्ण भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आपने एक शब्द सुना होगा जो कि हमारे कानून, हमारे जस्टिस से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे आईपीसी के जितनी भी धारा हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है दोस्तों हमारा सफर 1 से लेके 551 तक आईपीसी की जितनी भी धारा है उनको कवर करेंगे। यानी दोस्तों उन सभी धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके नॉर्मली हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम या फिर आपका राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आईपीसी की जो धाराएं होती हैं दोस्तों वो हमेशा पूछी जाती हैं और ये भी आपने कई एग्जामों में देखा होगा। तो हम दोस्तों जो है 1 से लेके पूरी 551 तक की धारा करेंगे, जिस तरह हमने 1 से लेके 395 तक के आर्टिकल कवर किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट वीडियो है जो कि हम 1 से लेके 30 तक की धारा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और ये बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग दंड संहिता की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता जो है यानी आईपीसी, एक होता है आईपीसी और एक होता है सीआरपीसी। ये दो शब्द आपने हमेशा भारत के कानून में, भारत के न्याय में सुने होंगे। आईपीसी का मतलब होता है दोस्तों इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, है ना। और सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, यानी जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। जो आईपीसी है, आईपीसी में दोस्तों हमारे उन कानून, उन दंडों का प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, चाहे वो भारत की किसी भी पोस्ट पर खड़ा हो सिवाय भारत की सेना को छोड़ के, भारत के हर व्यक्ति के लिए ये जो है लागू होती है आईपीसी, है ना। सिर्फ भारत की सेना को छोड़ के, भारत की सेना के लिए अलग से कानून बनाया गया है जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो उसकी जो धारा है उसके तहत उन लोगों को सजा दी जाती है जो भारत की सेना में रहते हुए कोई अपराध करते हैं। ठीक है, तो आईपीसी में जो है मेनली जो दंड है, दंड जितने भी जो पनिशमेंट है उनके बारे में बताई गई है। और सीआरपीसी दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, यानी अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसको न्यायालय में किस प्रकार लेके जाया जाएगा, उसके बारे में जो है सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, इन दोनों में ही दोस्तों जो है अलग अलग जो है धाराएं बताई गई हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो आईपीसी की धारा पूछी जाती है। जो आपकी सीआरपीसी की धारा है वो बिल्कुल ही कम पूछी जाती है, जो आपको बहुत कम देखने को मिली होगी। तो जो आईपीसी की धारा है जो हमारे भारतीय दंड संहिता कहलाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उद्देशिका। जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है उसकी क्या उद्देशिका रही थी। भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। यानी भारत के लिए दोस्तों एक दंड संहिता जो है इसका उपबंध किया जा रहा है। और ये कब किया गया था दोस्तों, ये 1860 में जो है भारत के लिए दंड संहिता का प्रावधान किया गया था। यानी जो आईपीसी थी वो हमारे देश में, हमारे भारत में आई थी 1860 में, अंग्रेजों के शासनकाल में, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते थे, वो लोग हम पे जब राज करते थे, तब जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आई थी भारतीय दंड संहिता। और अब तक इसमें दोस्तों जो है वो 100 से भी अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। जैसे भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसी प्रकार इस दंड संहिता में भी जो है कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो संशोधन भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है ये धाराएं पढ़नी है कि 1 से लेके 155 तक जो धारा है वो कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट होगी मैं उसको इम्पोर्टेंट मार्क करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी आईपीसी की धारा 1 की। आईपीसी की धारा 1 में क्या लिखा है, संहिता का नाम और उससे प्रवर्तन का विस्तार। यानी दोस्तों जो संहिता का नाम है और वो कहाँ तक फैलेगी उसके बारे में बताया गया है कि वो कहाँ तक परिवर्तन में आ सकती है। ये लिखा है दोस्तों आईपीसी की धारा 1 में। इसको और पढ़ते हैं। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में होगा।
ये दोस्तों ये जो आपकी धारा है आईपीसी की धारा, इसको जो है अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, हम सब जानते हैं 2019 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को जो है एक राज्य से हटाकर वहां पे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जहां पे अब ये जो आईपीसी है, ये आईपीसी अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में लागू होगी। जो पहले था, यानी दोस्तों 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी। वहां पे क्या लागू थी? वहां पे रणवीर पिनल कोड लागू थी, यानी आरपीसी लागू थी वहां पे। ठीक है, तो ये जो आरपीसी है अब इसको हटा दिया गया है 2019 में जो पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके तहत। ठीक है, तो अब जो है पूरे भारत में, जो हमारा प्यारा भारत है पूरा, उसमें जो है आईपीसी की धारा लागू होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सिवाय भारत की सेना को छोड़ के। एक मंत्री से लेके एक नॉर्मल व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली तक के लिए आईपीसी की धारा में जो कानून लिखे हैं वही सबके लिए लागू होंगे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। सेना के लिए दोस्तों अलग कानून होता है। जो सेना के जवान सेना में रहते हुए अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके लिए अलग कानून है ना। और जो भारत में जो व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति सिर्फ सेना को छोड़ के, उनके लिए जो है ये आईपीसी की धारा जो है लागू होती है। पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू थी, आरपीसी को हटाकर अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू कर दी गई है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे आईपीसी की धारा 2 की। आईपीसी की धारा क्या कहती है? 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है वो दंड कर देता है और वो भारत के भीतर है तो उसको दंड दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी अपराध करके आया होगा। ठीक है, बस आईपीसी की धारा 2 में ये लिखा हुआ है ना। बात करेंगे आईपीसी की धारा 3। इसमें क्या लिखा है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यानी दोस्तों इस आईपीसी की धारा 3 के कहने का मतलब है कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई भी अपराध कर देता है, यानी वो पाकिस्तान में जाके कोई अपराध कर देता है, ठीक है, तो वहां पे तो वो दोषी हो गया। लेकिन अगर वो भारत में आ जाता है और भारत को ये लगता है कि हाँ ये अपराध करके आया और हमारे लिए ये थोड़ी गलत बात हो सकती है, यानी अगर भारत के कानून के लिए थोड़ा दोषी लगता है तो भारत के कानून में यानी आईपीसी की धारा 3 के तहत उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। यानी कोई व्यक्ति बाहर से अपराध करके आया है और भारत को वो अच्छा नहीं लगता, यानी भारत की मान मर्यादा को जो है प्रभावित करता है, तो भारत जो है उसको दंड दे सकता है। ये लिखा है आईपीसी की धारा 3 में, भारत के बाहर किए गए अपराधों पर दंड दिया जाना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 4 की। आईपीसी की धारा 4 क्या कहती है? राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विचार, यानी निम्न व्यक्तियों को सजा। दोस्तों आईपीसी की धारा 4 के तहत निम्न व्यक्ति को सजा बताई गई है। वो कौन कौन से व्यक्ति जिनको सजा मिल सकती है? भारत का नागरिक जिसने भारत के बाहर कोई हत्या की हो, यानी है तो भारत का नागरिक लेकिन कहीं और जाके उसने हत्या कर दी और वो फिर भारत में आ जाता है ना, और उसके खिलाफ कोई और केस दायर कर देता है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी विमान या पोत पर कोई अपराध पर सजा, यानी कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी नाव या फिर जहाज, जो विदेशी नाव होती है दोस्तों हम सब जानते हैं, जो दूसरे देशों की नाव होती है, या फिर कोई भी जहाज उस पर अपराध कर देता है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस व्यक्ति को भी सजा दी जाएगी। मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन उड़ के भारत में आ रहा था लेकिन यहीं पे जो है बीच में किसी ने कोई अपराध कर दिया, किसी की हत्या कर दी, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और भारत के कानून के तहत उस पर जो है केस दायर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आईपीसी की धारा 4 कहती है कि उसको जो है ऐसे ही बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके अन्य देश में अपराध किए जाना। दोस्तों हम सब जानते हैं आजकल साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग हैकर होने लग गए हैं, वो छोटी से छोटी चीजें जो है हैक करने लग गए हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहकर जो है कोई भी हैकिंग वगैरह करता है तो उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और आईपीसी की धारा 4 के द्वारा उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर जो है केस दायर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में जो है हैकिंग वो भी एक गैर कानूनी काम होता है। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 5 की। आईपीसी की धारा 5 क्या कहती है? कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। यानी दोस्तों, इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों यानी सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत की सेना है उसके लिए एक अलग कानून है, और यहाँ पे भी वही बात की गई है। जो आईपीसी की धारा 5 है वो सैनिकों, नौसैनिकों या फिर वायु सैनिकों को द्वारा कोई भी विद्रोह या फिर परित्याग करने पर दंडित नहीं किया जाएगा आईपीसी की धारा के तहत। ठीक है दोस्तों, आईपीसी की धारा कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी किस पे? सैनिकों पे, है ना, जो हमारी नौसेना है और वायुसेना जो है। अगर ये कोई विद्रोह या फिर परित्याग करते हैं तो इनको जो है आईपीसी की धारा के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। आईपीसी की धारा कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती इनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है आईपीसी की धारा 5 में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आईपीसी की धारा 6 की। इंडियन पिनल कोड की जो धारा 6 है वो क्या कहती है? वो दोस्तों अपराध की हर परिभाषा, हर दंड का उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड का उपबंध करती है। यानी आईपीसी की जो धारा है वो अपराध की परिभाषा बताती है। ठीक है, ये हो गए पहला। और दूसरे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 7 साल के बच्चे को अपराध के संबंध में निरपराधी माना जाना। यानी ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 7 साल तक के बच्चे होते हैं उनको निरपराधी माना जाता है अगर वो कोई अपराध कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 7 साल के बच्चे हैं उनका जो है विकास नहीं होता, उनको इतनी समझ नहीं होती कि वो कोई अपराध कर सके, कोई हत्या कर सके, कोई मर्डर कर सकती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा जो है अपराध कर दे और उसको अपराधी मान लिया जाए। 7 साल का बच्चा बहुत छोटा हो जाता है, तो इसीलिए आईपीसी की धारा 6 के तहत 7 साल के बच्चे को जो है ये छूट दी गई है कि उसको निरपराधी माना जाएगा। ठीक है, अगर वो कोई अपराध कर देता है। वैसे होता नहीं है, 7 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती। ठीक है, अब बात करेंगे आईपीसी की धारा 7 की। आईपीसी की धारा 7 क्या कहती है? ये कहती है एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, यानी हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी दोस्तों आईपीसी की धारा 7 है, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि कोई भी शब्द जिसका हमने स्पष्टीकरण दिया है यानी उसकी व्याख्या की है, उसके बारे में बताया है, वो हर भाग में ऐसा ही रहेगा जो कि हम इस भाग में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत का संविधान भागों में बटा हुआ है, वैसे ही आईपीसी भी जो है वो कई भागों में बटी हुई है। आईपीसी भागों में भी बटी है, अध्यायों में भी बटी है। ठीक है, तो इसमें वही बताया है, कुछ शब्द बताए गए थे इसमें, है ना, वो काफी बड़े थे तो उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है कि कुछ शब्द बताए गए थे आईपीसी की धारा 7 में, वो शब्द जो थे वो हर भाग के लिए सेम जो है लागू होंगे। उनका जो स्पष्टीकरण या उनकी जो व्याख्या है वो हर भाग के लिए सेम लागू होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईपीसी की धारा 8 की। आईपीसी की धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? लिंग। लिंग शब्द लिखा हुआ है दोस्तों उसमें, यानी इसकी व्याख्या है पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किए गए हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे नर हो या नारी। यानी दोस्तों जहां पर भी लिंग शब्द है वो दोनों के लिए जो है इंडिकेट करता है, नर और नारी इन दोनों के बारे में बताता है लिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आईपीसी की धारा 8 में सिर्फ यही लिखा है। बात करेंगे आईपीसी की धारा 9 की। आईपीसी की धारा 9 में दोस्तों वचन लिखा हुआ है, वचन। ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें आगे क्या लिखा है? जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़कर समझ गए होंगे कि आईपीसी की धारा 9 में जो है वचन शब्द लिखा है, एक वचन शब्द के अंदर जो है बहुवचन आ सकता है और बहुवचन शब्द के अंदर जो है एक वचन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी मार्क मत करना। 1 से लेके 4 तक की धारा काफी इंपॉर्टेंट थी, वो आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 10 की। आईपीसी की धारा 10 क्या कहती है? पुरुष और स्त्री के बारे में बताती है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी शब्द का घोतक है। यानी घोतक का अर्थ होता है दोस्तों मिलने वाला। ठीक है,
तो जो ये पुरुष शब्द है ये तो आप जानते ही, और स्त्री शब्द जो है वो नारी के लिए होता है। ठीक है, बात करेंगे आईपीसी की धारा 11 की। आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, जिसका मतलब बताया गया है वहां पे कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्ति शब्द जो है वो इनके अंदर आ सकता है, कंपनी के अंदर आ सकता है, किसी सिंपल व्यक्ति के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति शब्द ये इंडिकेट करता है। उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 12। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लोक शब्द लिखा हुआ है, और लोक शब्द का मतलब वहां पे बताया है लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोक माने दोस्तों समाज कहते हैं, तो समाज का कोई भी वर्ग या समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आईपीसी की धारा 13 ये क्या कहती है, क्वीन की परिभाषा बताती है, जिसको 1950 में ही निरस्त कर दिया है। विधि अनुकूलन आदेश द्वारा दोस्तों इसको निरस्त कर दिया गया है। हम सब जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है तो भारतीय संविधान संशोधन कहा जाता है, लेकिन इसमें आईपीसी की धारा में विधि अनुकूलन आदेश कहा जाता है, जो कि 1950 में इस आईपीसी में से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 14। ये क्या कहती है, सरकार का सेवक, यानी इसमें जो शब्द लिखा है वो सरकार का सेवक शब्द लिखा है, और इसकी व्याख्या वहां पे की गई है कि सरकार का सेवक सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप से बने रहने के लिए नियुक्त किए गए हैं या नियोजित किए गए हैं किसी भी अफसर या सेवक का घोतक है। यानी दोस्तों सरकार का सेवक का मतलब कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधिकार द्वारा, यानी सरकार ने उसको अधिकार दिए हैं कि वो भारत के भीतर रहकर उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो करे। ठीक है, तो उसको जो है अफसर कहा गया है। ठीक है, या फिर सरकार का सेवक शब्द घोतक। घोतक शब्द का मतलब मैंने अभी आपको बताया मिलने वाला। ठीक है, तो घोतक शब्द जो है वो अफसर या सेवक जो है वो सरकार के सेवक शब्द से मिलता है। ठीक है, बस सिंपल है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो है दोस्तों अभी तक एक बार भी पूछी नहीं गई हैं, लेकिन 53 के बाद की जो भी धाराएं हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअल में असली धारा में पढ़ने का आपको मज़ा तभी आएगा जब आप 53 के बाद पढ़ोगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद दोस्तों 1 से लेके 30 तक के बाद मैं सीधा 53 से लेके जो है वो चालू करूँगा, और एक्चुअल में अच्छी धाराएं दोस्तों वही है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 15। इसमें क्या लिखा है, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा लिखी गई थी, लेकिन विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों आईपीसी की धारा 16। ये क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, यानी भारत सरकार की परिभाषा दी गई है, जिसको 1937 में निरस्त कर दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1937 के द्वारा जो इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 17 की। आईपीसी की धारा 17 क्या कहती है, इसमें दोस्तों सरकार शब्द लिखा है। सरकार शब्द सरकार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है, यानी सरकार शब्द जो है वो केंद्र सरकार भी हो सकती है या फिर राज्य सरकार भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मान लो किसी कोर्ट ने जो है एक नोटिस जारी किया, उसमें सरकार शब्द लिखा है। ठीक है, तो सरकार शब्द जो होगा दोस्तों वो एक केंद्र सरकार के लिए भी हो सकता है और राज्य सरकार के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखा है आईपीसी की धारा 17 में। दोस्तों जितने भी हमारे 1 से लेके 52 तक है उसमें जो है कुछ शब्दों के बारे में बताया गया जो विशेष शब्द हैं। ठीक है, तो इनमें जो शब्दों के बारे में बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे आईपीसी की धारा 18 की। आईपीसी की धारा 18 क्या कहती है, भारत के बारे में बताती है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इसको निरस्त कर दिया गया है 2019 में ही। ठीक है, विधि आदेश अनुकूलन द्वारा इसको 2019 में निरस्त कर दिया गया है, जो आईपीसी की धारा 18 है। ठीक है, बात करेंगे आईपीसी की धारा 19 की। ये क्या कहती है, इसमें न्यायाधीश शब्द लिखा है, वह व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश अभिनिहित है, यानी जिसको भी न्यायाधीश बनाया गया है वो न्यायाधीश शब्द संबंधित है आईपीसी की धारा 19 से। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे आईपीसी की धारा 20 की। ये क्या कहती है, न्यायालय, इसमें न्यायालय शब्द लिखा हुआ है। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे वह अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधिक द्वारा सशक्त करता है, यानी न्यायालय शब्द दोस्तों वो शब्द है जो कोई न्यायाधीश जो है विधि रूप से जो है उसको सशक्त करता है कोई न्यायिक कार्य करने के लिए।
ठीक है। यानी कोई भी जज जो है एक कमरा खड़ा कर देता है 4 दीवारों का, है ना, किस लिए? वहां पे न्यायिक कार्य करने के लिए, सबको न्याय देने के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आईपीसी की धारा 21, आईपीसी की धारा 21 में क्या लिखा हुआ है? लोक सेवक, लोक सेवक के बारे में आईपीसी की धारा 21 में लिखा हुआ है। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो निम्न स्थानों में आते हैं। यानी दोस्तों लोक सेवक शब्द जो है वो इन लोगों से संबंधित है, ये लोग लोक सेवक में आते हैं। कौन कौन आता है? सबसे पहले भारत की सेना आती है, फिर प्रत्येक न्यायाधीश आता है, जितने भी न्यायाधीश हैं। उसके बाद दोस्तों जूरी सदस्य, असेसर या फिर पंचायत का कोई भी सदस्य जो है वो लोक सेवक में आते हैं। उसके बाद रिपोर्टर, सरकार और प्रत्येक अफसर जो है वो लोक सेवक में आते हैं। लोक सेवक दोस्तों वो होते हैं जो लोक की सेवा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं लोक सेवक। बात करते हैं आईपीसी की धारा 22 की। आईपीसी की धारा 22 क्या कहती है? ये जगम संपत्ति के बारे में बताती है। यानी जगम संपत्ति के अंतर्गत वह सभी तरह की संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वह चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों वो सारी संपत्ति आएगी जगम संपत्ति के अंदर जो एक्चुअल में उनकी संपत्ति है। लेकिन जो भूमि के नीचे की संपत्ति है, मान लो यहाँ पे एक मकान बना हुआ है, उसके नीचे जो है बहुत सारी गैस दबी हुई है, बहुत सारा कोयला दबा हुआ है, तो वो कोयला जो है वो इनकी जगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता, वो जो है सरकार की संपत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। जो भी वस्तु जो भूमि के नीचे दबी है वो सारी जो है वो जगम संपत्ति में नहीं आती। आपका मकान बना हुआ है वो जगम यानी जगत की संपत्ति में आ सकती है, लेकिन उसके नीचे का सामान नहीं आ सकता। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 23 की। आईपीसी की धारा 23 क्या कहती है? सदोष अभिलाभ। यानी दोस्तों सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। यानी दोस्तों सदोष अभिलाभ का मतलब यहाँ पे इलीगल प्रॉफिट से है। आप कोई भी विधि के विरुद्ध जाकर कोई भी जो है आप लाभ प्राप्त करते हैं, संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त करते हैं जिसके आप वैध रूप से हकदार नहीं हैं, तो उसको उसको जो है सदोष अभिलाभ कहा गया है। ठीक है। यानी इलीगल प्रॉफिट अगर आप कोई कमाते हैं तो आईपीसी की धारा 23 में जो लिखा हुआ है उसके तहत आप पर जो है केस दायर किया जा सकता है। ठीक है। बात करेंगे आईपीसी की धारा 24 की। इसमें दोस्तों बेईमानी शब्द लिखा हुआ है। बेईमानी शब्द इसमें क्या बताया गया है? जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि वह एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, ये कहा जाएगा। यानी मान लो आपका कोई दोस्त है और ना, और एक आपका दुश्मन है। ठीक है। अगर आप अपने दोस्त को जो है बहुत प्रॉफिट दे रहे हो, है ना, और अपने दुश्मन को बहुत लॉस देना चाहते हो, तो उस केस में दोस्तों आपको जो है बेईमान कहा जाएगा, क्योंकि आप सबको एक नज़रों से नहीं देख रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में आप बेईमान कहलाओगे। वैसे आप ऐसा करोगे नहीं, लेकिन फिर भी जो आईपीसी की धारा 24 है उसमें बेईमान शब्द का मतलब ये बताया गया है कि आप किसी व्यक्ति को तो बहुत लाभ दे रहे हो लेकिन किसी व्यक्ति को बहुत हानि दे रहे हो, तो आप जो है बेईमान कहलाओगे। ठीक है दोस्तों, बस यही लिखा हुआ है आईपीसी की धारा 24 में। आईपीसी की धारा 25 में क्या लिखा हुआ है? इसमें कपट पूर्वक शब्द लिखा है। कपट पूर्वक शब्द का इसमें जो है विस्तार बताया है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी बात को ऐसे ढंग से बोलता है कि वो उसमें कपट करना चाहता है, कोई छल करना चाहता है, ठीक है, कोई चीटिंग करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि वो कपट करने के आशय से जो है कोई बात कर रहा है, तो उसको कपट पूर्वक व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है। यानी वो कपट करना चाहता है, कोई छल करना चाहता है। ये लिखा है आईपीसी की धारा 25 में। दोस्तों ये जो शब्द है ये कपट पूर्वक, ये डायरेक्ट जो है आईपीसी की धारा में लिखा हुआ है और वही मैंने आपको बताया है। अगर आप आईपीसी की धारा देखोगे, चेक करोगे, तो वहां पर आपको कपट पूर्वक शब्द ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे आईपीसी की धारा 26 की। आईपीसी की धारा 26 क्या कहती है? विश्वास करने का कारण। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने के कारण रखता है, तब यह कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। यानी दोस्तों अगर हमें किसी व्यक्ति को विश्वास करना है तो हम उसको तभी कहेंगे जब तक वो हमारा विश्वास रखता है। अगर वो हमारा विश्वास तोड़ देता है तब हम उसको विश्वास करने का कारण नहीं कहेंगे। ये शब्द
आईपीसी की धारा 26 में लिखा है। ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त है, आप उस पर बहुत विश्वास करते हैं लेकिन उसने आपका विश्वास तोड़ दिया। ठीक है, तो आप उस पर दोबारा विश्वास करने में बहुत कतराओगे, बहुत मुश्किल से करोगे। ठीक है, तो यही लिखा है आईपीसी की धारा 26 में। अगर कोई व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ता है तो उसको विश्वास ना करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, अगर वो आपका विश्वास रखता है तो आप उसको कहोगे कि ये मेरे विश्वास का कारण है। ठीक है, तो ये लिखा है आईपीसी की धारा 26 में। आईपीसी की धारा 27 में क्या लिखा है, इंडियन पिनल कोड की धारा 27, इसमें लिखा है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। यानी जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यानी दोस्तों, कोई भी संपत्ति अगर उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या फिर उसका कोई सेवक है उसके कब्जे में है, तब तक ये माना जाएगा कि वो जो संपत्ति थी दोस्तों, वो संपत्ति उसी के पास है, उसी व्यक्ति के पास है, क्योंकि वो उसकी पत्नी, लिपिक या फिर उसके जो सेवक है उसके पास है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है आईपीसी की धारा 27 में। बात करेंगे आईपीसी की धारा 28 की। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कूटकरण शब्द लिखा हुआ है। और कूटकरण शब्द की यहाँ पे व्याख्या की है, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूट के कारण करता है, ये कहा जाएगा। यानी दोस्तों, आईपीसी की धारा 28 में जो लिखा है वो सिर्फ इतना लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है ये जानते हुए कि वह दूसरों के लिए जो है हानिकारक हो सकती है, तो उसको कूटकरण कहा जाता है। ठीक है, तो कूटकरण शब्द के बारे में बताया गया है आईपीसी की धारा 28 में कि कोई व्यक्ति अगर जानते हुए कि हाँ ये काम गलत है फिर भी वो उनके लिए कर रहा है, तो इसको जो है वो कूटकरण कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना लिखा है आईपीसी की धारा 28 में। बात करेंगे आईपीसी की धारा 29 की। इसमें क्या लिखा है, इसमें दस्तावेज शब्द लिखा हुआ है। दस्तावेजों के संबंध में वर्णन जो है दोस्तों आईपीसी की धारा 29 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है 29 में। अब आईपीसी की धारा 30, इंडियन पिनल कोड की धारा 30 क्या कहती है, मूल्यवान प्रतिभूति। यानी ये शब्द जो है ये लिखा हुआ है आईपीसी की धारा 30 में, और उन दस्तावेजों का घोतक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित या विस्तृत किए जा सकते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति दोस्तों दस्तावेजों से संबंधित है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी अधिकार सृजित या फिर विस्तृत किए जाते हैं, यानी कोई भी अधिकार बनाए जा सकते हैं या फिर उनका फैलाव किया जा सकता है, उनको किसी और को दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईपीसी की धारा 30 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये थी दोस्तों आईपीसी की धारा 1 से लेके 30 तक। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों अगली वीडियो में हम जो करेंगे वो सीधा 53 से आगे की धारा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे के दोस्तों जो 20 धाराएं और हैं उनमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उनमें भी कुछ ना कुछ शब्द हैं तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो आईपीसी की धारा 53 है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन के लिए, चाहे वो किसी का भी सेक्शन हो, वो यूपीएससी कर रहा हो या वो एसएससी कर रहा हो, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा आपको ज़रूर करनी है, और जो लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको पढ़ लेने हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो थी, अब इसके आगे के पार्ट जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो थी दोस्तों हमारी आज की, अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।